आओ बच्चे स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है बच्चा कोलिजन्स। लास्ट टाइम हमने वर्क पर एनर्जी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग के बारे में और उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी के बारे में सारा कुछ डिस्कस किया था। उसी टॉपिक के आगे अपना जो टॉपिक आता है कोलिजन, उसके अंदर देखो नाम से समझ में आता है हमें कोलिजन का मतलब। कोलिजन का मतलब टकराना, कोलाइड करना। अब कोलिजन के अंदर एक्चुअल में दो तरीके के कोलिजन होते हैं। दो तरीके के कैसे? एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। हमारे पास सबसे पहले देखो, अ कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू और मोर कोलाइडिंग बॉडीज एक्सर्ट रिलेटिव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑन ईच अदर फॉर अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। क्या बात कर रहे हैं? कोलिजन का मतलब सीधा से अगर जो दो चीजें मेरे पास हैं, ये अगर आपस में टकराएंगी, ये हमारे पास क्या है, ये दो चीजें हैं और ये अगर आपस में टकराएंगी तो ये बहुत छोटे टाइम के लिए एक दूसरे पे कोई फोर्स एक्सर्ट कर रही है। किसी भी तरीके से कोई भी दो चीज अगर आपस में टकराएंगी और ये कोलिजन है तो ये बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए एक दूसरे पे कोई फोर्स एक्सर्ट कर रही है। अब दो तरीके से कोलिजन है। हेड ऑन कोलिजन में अगर एक ऑब्जेक्ट उधर से आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है तो भी कोलाइड कर रहे हैं। एक दूसरा तरीका है कि इधर से ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, पीछे से कोई ऑब्जेक्ट तेजी से आएगा और इसको टक्कर मार देगा। इन केसेस के अंदर अगर हम वो जो मैंने बाद वाला केस डिस्कस किया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट उसे अप्रोच करके और पीछे से आके उसको अगर जो टक्कर मार देता है तो क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो दो तरीके की वेलोसिटी आएगी यहां पे, एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हुआ? जिस रिलेटिव वेलोसिटी के साथ एक कोई ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट को अप्रोच कर रहा है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जब वो कोलाइड कर जाएंगे तो उसके बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये वर्ड्स क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्लियर है। अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक से, टाइप ऑफ कोलिजन। टाइप ऑफ कोलिजन क्या है बच्चा? सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन। देखो इलास्टिक कोलिजन क्या है? कोलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। और ऐसे कोलिजन के अंदर total energy of the system is conserved, linear momentum is conserved, kinetic energy is conserved and forces involved must be conservative। क्या बात कर रहे हैं हम? टोटल एनर्जी कंजर्व्ड, वो ऑब्वियस है हर केस के अंदर रहेगी। लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, इस पे ध्यान देना। लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, फोर्सेस इन्वॉल्व मस्ट बी कंजर्वेटिव। ये किसका है? ये किसकी प्रॉपर्टीज है बच्चा? इलास्टिक कोलिजन की। Characteristics of elastic collision. In elastic collision में a collision in which there occurs some loss of kinetic energy. Total energy conserved रहेगी, momentum conserved रहेगा, forces conservative रहें, लेकिन kinetic energy conserved नहीं है। ऐसे में हम क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? इन इलास्टिक कोलिजन। जो डे टू डे लाइफ में अगर कोलिजन्स हो रहे हैं तो वो इनइलास्टिक कोलिजन्स है। एक गाड़ी खड़ी है, पीछे से दूसरी गाड़ी आती है, आगे टक्कर मार देती है, तो क्या होगा? क्या होगा वहां पर? जैसे ही कोलिजन होगा साउंड प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, कोई जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिसमेंटल होंगे थोड़े बहुत, तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग दैट कोलिजन। लेकिन अगर हम ऑन पेपर थ्योरेटिकल कोलिजन्स की बात करें, कुछ ऐसा जिसमें साउंड में, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, डिफॉर्मेशन में किसी तरीके की एनर्जी लॉस ना हो, उसको हम क्या कह रहे हैं? इलास्टिक कोलिजन। ये बात क्लियर है? इलास्टिक और इनइलास्टिक का डिफरेंस समझ में आ गया? इलास्टिक कोलिजन के अंदर टोटल एनर्जी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी तीनों कंजर्व्ड हैं। इन इलास्टिक के अंदर टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। क्लियर है ये? शुरू करते हैं। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन इनइलास्टिक, टोटल एनर्जी ऑब्वियसली कंजर्व्ड और फोर्स इन्वॉल्व मे बी नॉन कंजर्वेटिव। मे बी कंजर्वेटिव ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव होंगी तो भी वो इनइलास्टिक की कैटेगरी में ही फॉल करेगा। अब आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस। ये क्या कह रहा है? देखो जैसे मैंने अभी बताया कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, पीछे से आएगा दूसरा ऑब्जेक्ट उसको टक्कर मार देगा। अगर ऐसा होगा तो कोलिजन होगा। अगर कोलिजन हो रहा है, एक मिनट में देखता हूं अगर जो इसको विजुलाइज करा पाएंगे तो, 2 मिनट रुको।
देखो बच्चे, देखो जरा, यहां पर अगर हम कोलिजन की बात कर रहे हैं, ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, सीधा सा है ये। अब देखो दोनों में अगर यहां पर मैं डायरेक्शन की बात करूं, ये वाला पॉइंट समझ में आया तुम्हें? ये हुआ क्या था, ये एग्जैक्टली अपने पास अगर जो दो ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, है ना, अगर मैं अब क्या कर रहा हूं, देखो यहां पर दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं, दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं, तो नोटिस करना जो पीछे से ऑब्जेक्ट आएगा वो आगे वाले ऑब्जेक्ट को ऑब्वियसली तेज कर देगा। क्यों? क्योंकि वो आके कोलाइड कर रहा है और पीछे वाला थोड़ा स्लो हो गया। इसके कंपोनेंट्स पे ध्यान दोगे तो पता चल रहा है तुम्हें, है ना? अगर कंपोनेंट्स पे तुम ध्यान दोगे तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमारे पास हो क्या रहा है। इसको एक काम करते हैं, फिर से स्लो मोशन के अंदर करके देखते हैं। देखो जरा, अपने पास दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं इन पे ध्यान देना। अब एक और काम करते हैं, अगर मैं इन दोनों का साइज सेम कर दूं, मैंने क्या किया, इन दोनों का साइज सेम किया। वेलोसिटीज की वैल्यू पे ध्यान देना। मास कितना है बचा? दोनों का 0.5 और 1.50। पोजीशन दोनों की एक अलग अलग जगह पे, वेलोसिटी एक की 1 है, एक की 0.40। ऐसा अगर मैं यहां पर दोनों का मास फिलहाल सेम कर देता हूं, 0.50 रख लेते हैं इन दोनों के लिए, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, 1.50। अब दोनों का क्या है, मास बिल्कुल सेम हो गया, वेलोसिटीज में डिफरेंस है, ठीक है, पोजीशन ऑब्वियसली अलग अलग जगह पे। अब अगर यहां पे कोलिजन होगा तो ध्यान से नोटिस करना, वेलोसिटीज में वेरिएशन देखना, जब वो एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, ये है एग्जैक्टली कोलिजन का पॉइंट। अब यहां पर अगर तुम वेलोसिटीज में देखो तो कुछ दिखा तुम्हें? क्या हुआ? इंटरचेंज कर गई, हुआ कि नहीं? वेलोसिटीज में अगर ध्यान से देखो, पहले ये 1 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा था और ये 0.40 के साथ, और जब इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ तो ये वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन क्या हो जाती हैं? इंटरचेंज कर जाती हैं। जैसे ही वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो तुमने नोटिस किया ये वेलोसिटीज इंटरचेंज हो रही है। वेलोसिटीज इंटरचेंज होने का मतलब क्या हुआ? अब अगर मैं यहां पर तुम्हें ये कहूं कि मास अलग अलग करें, अगर मैंने क्या किया, यहां देखो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ज्यादा कर लेते हैं और एक का मास थोड़ा कम कर देते हैं। अब मान लो मैं इसका मास पहले वाले का कर लेता हूं 0.50, ठीक है, 0.50 रख लेते हैं और दूसरे का मास 1.50। क्लियर है? जो अप्रोच कर रहा है वो हल्का है, जो आगे वाला है वो भारी है। तो क्या अब भी वेलोसिटीज इंटरचेंज करेंगी? क्या अब भी वेलोसिटीज एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो रही है कोलिजन के बाद? इंटरचेंज हुई नहीं हुई है, सिर्फ जो 1 मीटर पर सेकंड के साथ आ रहा था वो कम हो गया और जो 0.40 के साथ जा रहा था वो 0.70 हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं आया। जितनी वेलोसिटी पहले वाले ने लूज करी, क्या सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी दूसरे वाले ने गेन करी है? पहले वाले ने 1 से 1.10 पे गया, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.9 का चेंज आया, और यहां पे सिर्फ 0.3 का चेंज आया। तो ये बीच की वेलोसिटी कहां चली गई? ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जैक्टली हमारे पास इलास्टिक कोलिजन का 100% इलास्टिक कोलिजन है। तो बीच में काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, मोमेंटम है कंजर्व्ड है, तो ये वेलोसिटी कहां जा रही है? ये पॉइंट समझ रहे हो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं? अगर मैं इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू समझाऊं तुम्हें, तो एक सिंपल सा एग्जांपल समझना बच्चे। मेरे पास यहां पे दो चीजें हैं, एक हथौड़ा, हैमर, पता है सबको, बहुत ज्यादा भारी वाला नहीं है बट फिर भी इसका मास कंपैरेटिवली ठीक ठाक है, और यहां पर ये एक दूसरी एल्यूमिनियम की पाइप है, ठीक है। अब कोई बच्चा आएगा यहाँ पे, अंशुमन भाई सब पधारो, एक बार मदद करो थोड़ी। यहां पर अगर मैं इन दो चीजों के साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, आना यहाँ पे आओ, देखो अब ये भाई साहब हमारे मॉडल आ गए हैं, ठीक है। अब मैं इसका सर फोड़ने की कोशिश करूंगा, जैसी हरकतें फोड़ ही देना चाहिए। अगर मैं इसका सर फोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, अब मेरे पास दो ऑप्शन है,
क्या है, मैं सीधा सीधा नहीं मारूंगा इसके सर पे। मैंने क्या रखा कि मैं एक काम करता हूं, अब देखो सिर्फ मैं इसका सर फोड़ूं तो ठीक नहीं है। ऐसे जब मैं फोड़ूंगा तब हाथ हटवाना ही है, तो पहले ही हटा के रखो। एक बात बताओ, जब मैं इसका सर फोड़ रहा हूं तो क्या हो रहा है? सर रिकॉर्ड कर लो। हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड फोड़ेगा। ऑन को ले लो मेरे हाथ। अब तो भाई साहब आप आ गए, अब नहीं आप जा सकते, अब तो तेरा ही सर फूटेगा। सुनो जरा आप एक बार बेटा, बस देखो। हाँ चश्मा अच्छा करा, उतार दिया, कहता चश्मा बच जाए सर फूटे कोई महंगा है, चश्मा महंगा है। सुनो सर, एक बार सुन तो लो। मेरे पास अब दो ऑप्शन है। अब मैं कह रहा हूँ इसका सर फोड़ूंगा तो अब ये भी तो बदला लेगा, तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है बराबर बराबर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इसका सर फोड़ूं और ये मेरे मेरे को छोड़ दे। सिंपल एक काम है, मैं जब इसका सर फोड़ूंगा तो ये भाई साहब के सर पे रखते हैं, यहाँ पे पकड़ना भाई साहब अपने सर के पास, और मैं यहां से इसके हथौड़ा मारता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहां रखता हूँ और मैं यहां से इस पे हथौड़ा मारूंगा। ठीक ठाक सर, ठीक है। एक बार मारना, अभी मारता हूँ, अभी अभी सबकी खुंदस जितनी है सारी ठीक करेंगे। तो यहाँ करके मैं ऐसे मारूंगा तो क्या इसके दर्द होगा? जोर से मारूंगा तो और मजे आएंगे थोड़े। रुक जाओ, अभी इसकी साल की फीस नहीं है। पर मंथ नुकसान हो जाएगा। रुक जाओ, एक बार ही सुन तो लो यार, एक बार ध्यान तो दो, मुद्दे पे रहते हैं ना। अगर मैं इसके यहाँ जोर से मारूंगा तो इसके दर्द होगा? नहीं होगा, कहती नहीं होगा। फिर तू आजा, फिर मारूंगा तो दर्द होएगा। अब इसको भी तो बदला लेना है, तो मैंने कहा ठीक है कोई चक्कर नहीं, सेम चीजें हैं दोनों। अब एक पकड़ो इसे, अब एक काम करना, बदला लेने के लिए मैं हथौड़ा अपने सर पे रख लेता हूँ, ये हथौड़े को मारे इससे, है ना, ये हथौड़े को इससे मारे। ये जो पाइप है, सुन रहे हो, उल्टा कर देते हैं। क्या करा है मैंने, अगर मैं इस पाइप पे रख के इसको हथौड़ा मारूंगा और ठीक बराबर वेलोसिटी से मारते हैं, क्या बात कर रहा हूं, बराबर वेलोसिटी से मारेंगे, ये मेरे को इस पाइप से मारेगा, ठीक है, और मैं इसकी पाइप पे अपने हथौड़े से मारूंगा। अब ठीक है, क्या बराबर असर होगा दोनों पे? क्यों? दोनों के दोनों तेज मार रहे, मैं क्यों उल्टा करूं भाई? एक बात बताओ, लेकिन एक बात तुम्हें सबको, कि इसका मास ज्यादा है, और अगर इसका मास ज्यादा है तो मैं काम करता हूं, मैं ऐसे करके, सुनो, मैं बहुत जोर से नहीं लाता, मैं धीरे से मार रहा हूं ऐसे, थोड़ा सा, फिर भी सर तो पीछे जा रहा है ना, सर थोड़ा सा पीछे गया। अब मैं कहता हूं एक काम कर, बदला लेने के लिए जबरदस्ती मेरे नहीं मारना, हथौड़े के मारना। अगर ये हथौड़े के मार रहा है, अब और तेज मार ले, ये मेरे से तेज मार रहा है, ये मेरे से तेज मार रहा है, दिख रहा है, ये भाई साहब ने ये पाइप मोड़ दी एल्यूमिनियम की पाइप में, ठीक ठाक अपनी ओर से इसने सारा बाहुबल दिखाया कि एक बार तो इस आदमी का सर फोड़ना है, लेकिन मैं स्ट्रांग बहुत हूं, मेरा नहीं फूटा इसका सर। अब मेरी बारी। अब एक बात बताओ, जब ये बहुत तेज मार रहा था, यहाँ पे इंप्रेशन क्लियरली दिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे इंप्रेशन क्लियरली दिख रहा है कि इसने तेज मारा था, मैंने इतनी तेज नहीं मारा है, ये खुंदस उतार रहा था मेरे पे। फर्क क्या हुआ दोनों केसेस में? देखो हम क्या कहानियां सुनते हैं, खरबूजे पे चाकू गिरे, चाकू पे खरबूजा, एंड फलाना डमकाना, नुकसान एक ही साइड हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं अगर हथौड़े से मार रहा हूं और ये पाइप से हथौड़े पे मार रहा है, दोनों केसेस में डिफरेंट रिजल्ट क्यों निकल रहा है? शुक्रिया भाई साहब, है ना, दोनों केसेस में डिफरेंट रिजल्ट क्यों आ रहा है? सुनो जरा, बताओगे? यहां पर मुद्दा क्या आता है बच्चा? मोमेंटम का। यहां पे क्या मुद्दा आता है? मोमेंटम का। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। जब भी कभी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे इंपैक्ट डालते हैं तो वो क्या करते हैं? मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं। यहां पर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट थे, एक जो हमारी एल्यूमिनियम की पाइप थी, और ये हॉलो पाइप है, इसका मास बहुत कम है, काफी हल्की पाइप थी। जो हथौड़ा है वो बहुत भारी ना सही, लेकिन रिलेटिवली इससे तो कम से कम 10 गुना है, बहुत ज्यादा भारी है। अब मैंने क्या कहा कि अगर मैं हथौड़ा ऐसे बना लेते हैं, काम चला लेना इससे, ड्राइंग से मेरी, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। सुनो अच्छा ध्यान दो, तो अगर मैं इससे, मान लेते हैं, काम करते हैं, इसको 10 kg का बना लेते हैं और ये 1 kg का, वैसे है नहीं इतना, वो 1 kg का भी नहीं है और वो 10 kg का नहीं है, मैंने रेशियो अदरवाइज समझाने के लिए लिया। तो मैं जब इससे इसको मारूंगा और इससे इसको मारूंगा, मैं उस वक्त मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा हूं।
जब दो चीजें एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो वो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं। और जब वो मोमेंटम ट्रांसफर होता है तो ध्यान से देखो, फोर्स, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास बहुत ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम है। जब मैं बच्चे को बोल रहा था कि वो मेरे मार रहा था इससे, उसने बहुत जोर से मारने की कोशिश करी, तो तुम अदरवाइज भी नोटिस करो, जब मैं इसको बहुत तेज भी मार रहा हूं तो ये मूव नहीं कर रहा है, ये आगे नहीं जा रहा है, इस पे इंप्रेशन आ रहे हैं फिर भी। इसका मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा वेलोसिटी नहीं ट्रांसफर हो रही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, मास कम है, तो नेट मोमेंटम कम है। एंड दैट मोमेंटम इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू दिस हैमर। सेम मोमेंटम आ रहा है, सेम मोमेंटम आते हुए इसका मास 10 गुना ज्यादा है, तो जिस वेलोसिटी के साथ आ रहा था वो वेलोसिटी और 10 गुना कम हो गई है। पहली बात तो इसका मास कम, वेलोसिटी हाई, प्रोडक्ट मास इनटू वेलोसिटी था जो कांस्टेंट था, तो जितना मैं मास बढ़ाता जाऊंगा उतना ही इंपैक्ट वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर वेलोसिटी कम अटेन होएगी, और उसी वजह से वो मेरे सर पे आके नहीं लग रहा था। जबकि अगर मैं रिवर्स केस करता हूं, इस केस में मैं कम वेलोसिटी के साथ भी मारूंगा तो भी कम वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा था, कम वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी कम, मास बहुत ज्यादा, मोमेंटम फिर भी ज्यादा। इसका मास बहुत कम, वेलोसिटी बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो रही थी। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जो तुमने अभी एग्जाम्पल देखा, जब हमने पहले एग्जाम्पल रखा था उसमें क्या किया था कि हमारे पास अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में अगर मैं किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को रख रहा था यहां पे, अपने पास एक काम करते हैं, रुको, अब ना चेंज इन मोमेंटम पे देखना। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट भाई सब आए थे, यहाँ पे कुछ छेड़खानी करके चलते बने। मास में चेंज, मास तो ठीक ही है, ठीक है, दूसरे का 3 kg भी कोई बात नहीं, ठीक है। इधर देखो, अगर अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक 3 kg का है, एक 1 kg का है, अगर इसका एक काम करो, इसको भी 1 करो, ठीक है, एक 1 kg का, एक 3 kg का है, जो वेलोसिटीज हैं, इसकी वेलोसिटी अगर ज्यादा है तभी वो पीछे से आगे कोलाइड कर पाएगा, इसकी वेलोसिटी कम है, अभी आके जिस टाइम पे कोलाइड करेगा, एक लाइटर वेट का ऑब्जेक्ट हैवी मास के ऑब्जेक्ट से टकराएगा, तो क्या होगा, ये दिख रहा है, इसके अंदर चेंज इन मोमेंटम पे ऊपर ध्यान दिया, ओवरऑल इसकी वेलोसिटी बहुत कम रह गई, उसकी वेलोसिटी थोड़ी बहुत बढ़ी, लेकिन उतना चेंज नहीं आया क्योंकि ओवरऑल चेंज बराबर था, ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व था, मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में ट्रांसफर हुआ। अगर दूसरे ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसके अंदर ट्रांसफर्ड वेलोसिटी कम रहेगी। ये कंसेप्ट समझ में आया सबसे पहले। अब जब हम टॉपिक की बात कर रहे हैं तो यहां पे मैंने कुछ वर्ड्स के नाम लिए थे शुरू में, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो उन्हीं के रेशियो को हम क्या कहते हैं बच्चा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस। ई से डिनोट करेंगे, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मतलब हम बात क्या कर रहे हैं, अगर मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक केस बनाते हैं साथ के साथ नोट डाउन करते चलेंगे बच्चे। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस अज्यूम ऑफ मास m1 इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी u1। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2 इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u2। u1 इज ग्रेटर देन u2, तभी वो पीछे से आगे इसको टक्कर मारेगा। ये क्या है, ये है बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन है। अब ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, जब पीछे वाले ने इस आगे वाले ऑब्जेक्ट को आके टक्कर मार दी है तो ये एक दूसरे पे म्यूचुअल फोर्स लगाएंगे, ये मान लेते हैं F21, फोर्स ऑन टू बाय वन, फोर्स 1-2 ऑन 1/2। ये होगा, पीछे से जब ऑब्जेक्ट आके आगे वाले पे टक्कर मार रहा है तो उसने फोर्स लगाई तो बराबर में रिएक्शन फोर्स भी मिली होगी, एक्शन का रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा, तो ये हमेशा, हाँ जी, इसकी वेलोसिटी बढ़ी थी, किसकी वेलोसिटी, लाइट ऑब्जेक्ट से हेवी ऑब्जेक्ट को मारा है, बिल्कुल, उससे सिर्फ इफेक्ट नहीं पड़ा। किस चीज पे इफेक्ट पड़ा, बिल्कुल पड़ा। यहां से अब ये छोटा मास है, ये बड़ा मास है मान लो, तो यहां से लाइटर वेट का मास आके हेवियर मास के ऑब्जेक्ट पे टकराएगा तो वेलोसिटी तो बढ़ी, पर क्या उतनी ही बढ़ी जितनी इसने लूज करी थी, ऐसा तो नहीं हो रहा ना।
अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से मारने से क्या इंपैक्ट पड़ा, मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। इसका एक और एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, समझो। यहां पे अंश भाई साहब खड़े हैं, अंश भाई साहब को एक साइकिल वाला आके टक्कर मार देता है। साइकिल की स्पीड मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर पर सेकेंड सिर्फ, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड के साथ साइकिल वाले ने आके टक्कर मार दी। साइकिल वाला जो है कोई छोटा बच्चा चला रहा है, उसका वेट 20 kg, साइकिल का खुद का मास 5 kg, मान लो टोटल मिला के 30 kg ओवरऑल, है ना। न्यूटन में कन्वर्ट किया, जी को वैल्यू 10 डालते हैं, 300 न्यूटन के फोर्स भाई साहब पे ट्रांसफर हो गए। 300 न्यूटन के साथ अंश भाई साहब थोड़ा बहुत मान लेते हैं मजबूती रखते हैं शरीर में, तो मरेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, चोट नहीं लग रही, नॉर्मल है, हल्का फुल्का थोड़ा इंपैक्ट फील होगा, थोड़ा तो जरूर होगा, है ना। सेम केस करते हैं, अब सेम 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रक आगे टक्कर मार देता है। अब क्या हुआ, वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है। अब क्या होगा अंश भाई साहब, अंश भाई साहब आरआईपी, हमें अगर ट्रक सिर्फ टक्कर मार दे तो अंश भाई साहब नीचे गिरे मिलेंगे, और ऊपर से अगर ट्रक उतर गया, चलो फिर तो खुरच के लाने पड़ेंगे, वो केस अलग है, ठीक है, उतनी गंदी हरकतों में नहीं जाते। लेकिन टक्कर लग के इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा, क्यों, वेलोसिटी दोनों केसेस में सेम थी। मास बहुत ज्यादा होने के कारण मोमेंटम बहुत ज्यादा था ट्रक का, तो जब उसने आके अंश को टक्कर मारी तो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम बहुत ज्यादा हुआ है। बच्चे सुनो, अपनी क्लास बाद में चला लेना, अभी मेरे साथ बात कर लो, है ना। ऐसा हुआ कि नहीं, अगर ट्रक ने टक्कर मारी है तो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम उस केस में बहुत ज्यादा हुआ है। अब मैं केस बदल देता हूं, मैं कह रहा हूं नहीं, ये काम करते हैं भाई, ट्रक का मास मान लो कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, अगर हम बहुत बहुत मिनिमम से मिनिमम भी रखें, 2 टन, 1 टन रख लेते हैं फिलहाल के लिए, हेवी ट्रक नहीं है, बहुत ज्यादा लोडेड नहीं है, 1 टन, 1 टन, 1 टन का मतलब कितना हो, 1000 kg, 1000 kg, अगर मैं 1000 kg को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हुआ, 10,000 न्यूटन, 10,000 न्यूटन, इतना सारा फोर्स वो सीधा सीधा आके लगा सकता है ना। एक अब मेरी बात समझना, मैं क्या बात कर रहा हूं, अब मैं साइकिल को तेज कर देता हूं। मैंने कहा जब साइकिल ने टक्कर मारी तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल रखते हैं कि साइकिल को 5 मीटर से बढ़ा के हम 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड पे ले आते हैं। पता नहीं क्या खा पी लिया उसने कि बहुत तेजी चला रहा है बंदा साइकिल वाला, आके उसने इसको टक्कर मारा, क्या अभी भी उतना नुकसान करेगा ये, ऑब्वियस है नुकसान ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से मोमेंटम ज्यादा अंश की बॉडी में ट्रांसफर होगा, ये बात समझ में आई। लेकिन वेलोसिटी इतनी बढ़ने से भी ट्रक वाले इंपैक्ट के आसपास भी इंपैक्ट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ट्रक का मास इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि वो रेशियो के हिसाब से तुम देखो, मास इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चे। मास अगर एक्सट्रीमली हाई है, वेलोसिटी बहुत कम है, तो भी मोमेंटम ट्रांसफर बहुत ज्यादा है। समझ में आई ये बात। तो जब एक बहुत लाइटर ऑब्जेक्ट एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट को टक्कर मारेगा भी, तो वो अपनी बॉडी का सारा ही मोमेंटम आगे वाले में ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, बट वो मोमेंटम की वैल्यू जितनी भी है वो सीधा सा प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए। और मास अगर बहुत ज्यादा है तो बहुत कम वेलोसिटी के साथ ही मल्टीप्लाई होके उस सर्टेन ट्रांसफर्ड मोमेंटम की वैल्यू के इक्वल आएगा। एग्जैक्टली अगर एक साइकिल वाला आके खड़ी बाइक, मतलब एक मान लो साइकिल वाला आके खड़ी गाड़ी को टक्कर मारता है, तो गाड़ी में माइनर मूवमेंट होगा अगर हम फ्रिक्शन बहुत मिनिमम कर दें तो, है ना, वो भी तब जब बहुत तेज आके टक्कर मारेगा। तो उस केस में हो क्या रहा है, उस केस में उसकी जो गाड़ी है अपनी वो खड़ी थी, उसका मोमेंटम जीरो था, सारा ही बाइक वाले का या साइकिल वाले का आके मोमेंटम उस गाड़ी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, बट फिर भी गाड़ी बहुत कम वेलोसिटी क्यों अटेन करे, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, और उस मास की वैल्यू उस थोड़ी सी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होके एग्जैक्टली उस ट्रांसफर्ड मोमेंटम की वैल्यू के बराबर पहुंच जाएगी। क्लियर है ये, ठीक है। अब यहां पे अपने पास क्या है, देखो जिस टाइम पे कोलिजन के अंदर यहां एक ऑब्जेक्ट पीछे से अप्रोच कर रहा है, इसको आके टक्कर लगी, ड्यूरिंग कोलिजन एक दूसरे पे इन्होंने फोर्सेस लगाई, उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। फिर से जैसे हम अभी विजुलाइज कर रहे थे, दोनों कोलिजन के बाद भी जा रहे थे आगे। अब ये वेलोसिटी है v1, ये वेलोसिटी है v2, मासेस में कोई चेंज नहीं, ठीक है, मासेस में कोई चेंज नहीं है, m1 है, और ये थोड़ा सा बड़ा हमने रखा होता है, m2 है। क्लियर है ये, ठीक बात है। अब ये वाला पॉइंट समझ में आया बच्चे। अब एक बात देखो, पहला वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है u1 माइनस u2 एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है v2 माइनस v1, है कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है जिस रिलेटिव वेलोसिटी के साथ वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है कोलिजन होने के बाद जिस वेलोसिटी के साथ वो एक दूसरे के रिलेटिवली मूव कर रहे हैं। तो इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस। E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2। सर अगर मान लो 2 सेकंड ठीक है, मास सब कुछ है, आगे टकरा गए, आके अगर टकराएंगे, ये हमने सबसे बेटा नहीं रुकेंगे, मेरी बात समझो। अगर दो सेम मासेस आके टकराएंगे तो बाउंस बैक करके पीछे चले जाएंगे, ये हमने, हाँ जी, सेम वेलोसिटी के साथ, बिल्कुल सेम वेलोसिटी के साथ दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, आएंगे और आके, ये देखो यहां पे देखना, इन दोनों की वेलोसिटी सेम कर लेते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी वेलोसिटी हम एक काम करते हैं 0.5 और इसके भी 0.5। अब यहां देखो 0.5 के साथ करते हैं, इनकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में कर लेते हैं। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, हाँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऑब्वियस है। ठीक है, और नेगेटिव समझ में आ रहा है ना, क्यों है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब दोनों का मास सेम है 1 kg 1 kg, दोनों की वेलोसिटी 0.5 और 0.5, बट एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव। अगर अब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो नोटिस करना, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं सेम वेलोसिटी के साथ, अब कोलाइड करेंगे और एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी के साथ, बस क्या हुआ, डायरेक्शन स्विच हो गई है, वो बाउंस बैक करके चले गए। ये बात समझ में आई है? पता चला है? तो सेम अगर ऐसा होगा, एक और केस आता है कि अगर मान लो कि एक बहुत हैवी मास ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ट्रक है, पीछे से आगे बाइक वाले ने टक्कर मारी, तो क्या होगा, वो बाउंस बैक करके पीछे जाएगा। ठीक है, वो बाउंस बैक करके पीछे जाएगा। नोटिस करना, जैसे सेकंड वाले मास को हम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम 100, ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी हो गया, अच्छा वो हो नहीं रहा है वहां पे, वो 3 kg, चलो 3 kg तक लेते हैं अभी, 222 किया, 0.1 इसको कर लेते हैं अब। ठीक है, अब काफी ज्यादा डिफरेंस आ ही गया ये। और यहां पर वेलोसिटीज पे ध्यान देना, ये ठीक ठाक वेलोसिटी पे लाते हैं और इस वेलोसिटी को हम कर लेते हैं 0। ठीक बात है? अब देखना जरा, अब अगर यहां पीछे से ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और ये आके इसके साथ कोलाइड कर रहा है, वेलोसिटी पे ध्यान देंगे, ये 0.78 है, और अब क्या हो रहा है, देखो क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी बहुत कम हुई और वो बाउंस बैक करके रिवर्स डायरेक्शन में गया। समझ में आई है? थोड़ी सी ट्रांसफर, एक्चुअली ट्रांसफर तो सारी हुई है, तभी तो उधर को चला गया। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू v1 माइनस v2। तो अगर मैं तुम्हें एक याद करो, हमने पहले भी ये केस डिस्कस किए हुए हैं, अगर मेरे पास मान लो एक बॉल है, इस बॉल को मैं दीवार पे मार रहा हूं, तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको दीवार पे मारा तो वेलोसिटी गई इधर, और फिर इधर नेट चेंज कितना आया, 2u। चेंज कितना आया, 2u, 0 नहीं है ये। क्यों? पहले वेलोसिटी प्लस u थी, आते हुए माइनस u थी, दोनों को माइनस करोगे तो एल्जेब्रिक सम ऐड ऑन होगा कि नहीं? तो नेट चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, ट्वाइस। अगर यहां ये मास बहुत ही ज्यादा हैवी मान लेते, जैसे कि दीवार है कि बिल्कुल भी आगे मूव ना करता, तो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज आता है, ट्वाइस ऑफ p। समझ में आई? तो सारा ही वो बाउंस बैक करके आ गया। तो ऐसा नहीं है कि मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हुआ, दिस इज द अमाउंट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल। 0.78, तो वो कोलिजन का 0.73 नेगेटिव में, क्योंकि थोड़ी सी वेलोसिटी तो उसके अंदर भी तो ट्रांसफर हुआ है, मोमेंटम वो मूव करा है ना भाई। अगर वो रेस्ट पे ही रहता, अगर मास में थोड़ी velocity थोड़ी तो जाएगी, थोड़ी जाएगी, वो भी कब जाएगी, लेकिन अगर वो ट्रक होता, लोडेड ट्रक है, इतना ज्यादा मास है उसका कि 5 टन के आसपास मास है, उसके साथ साइकिल वाला आके टकराएगा, वो मूव भी नहीं करेगा। ये दीवार वाला केस हो गया। तो इसमें मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है, लेकिन उसका इंपैक्ट किधर आया, सिर्फ लाइटर बॉडी पे, जब वो बाउंस बैक करके रिवर्स डायरेक्शन में आया। ये कंसेप्ट समझ में आया सबको? पता चल रहा है? चलो, अब इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है, ये वाली बात समझ में आई है, v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2 फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। E की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होना चाहिए, जितने मोमेंटम के साथ एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, मान लो जिस वेलोसिटी के साथ ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, मान लो ये आ रहा था पहले 40 और ये 30,
टक्कर लगने के बाद ये 40 और ये 30 हो जाना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेम होने चाहिए। क्या हुआ, ये जिस वेलोसिटी के साथ आएगा वो आके सामने वाले को वेलोसिटी ट्रांसफर कर देगा, तो वेलोसिटी स्विच हो जाएंगे। ये हमने देखा भी था जब हमने अभी, याद करो जब मैंने अभी कोलिजन वाले एग्जांपल दिखाए थे, जब सेम डायरेक्शन में हम जा रहे थे, अगर मासेस सेम कर दिए थे तो दोनों केसेस के अंदर हमारे पास सेम तरीके से, अगर जो दोनों के अंदर सेम है, हम दोनों की वेलोसिटीज ऐसे कर रहे हैं, देखो वेलोसिटीज पे ध्यान देना, ठीक है, ये देखो वेलोसिटीज पे ध्यान देना, सिर्फ एक की वेलोसिटी 0.30 है, एक की 0.60 कर रहा हूं मैं। और अब यहां पर अगर ये कोलाइड करेंगे तो अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो ये वेलोसिटीज क्या हो जाने चाहिए, एक दूसरे के अंदर स्विच कर जाने चाहिए एक दूसरे के साथ। यहां पे ध्यान देना, कोलिजन होते ही ये 30-60 हुआ कि नहीं, तो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जहां पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेम रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे तो कैंसिल आउट होके कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या रेजिलियंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और अगर यही परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाए, इसी पे ध्यान देना, मैं अब इलास्टिसिटी को 0 पे लेके आ रहा हूं, नोटिस करना सेम केस कर रहे हैं बिल्कुल सब कुछ, बस फर्क क्या हो रहा है देखो, नोटिस करना बच्चे। अब इसमें मैंने, कोई बात नहीं, वो अब तुम्हें वैल्यू तो पता चली जाएगी, ठीक है ना। ये देखो अब यहां पर 0.65 और 0.31 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन ये परफेक्टली इनइलास्टिक कर दिया है। अब एक चीज पे ध्यान देना, जब ये कोलाइड करेंगे उस पॉइंट पे नोटिस करना, वेलोसिटीज में देखना जरा क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, देखो जरा दोनों पे नोटिस करना क्या हुआ, दोनों भाई बंधु चिपक के चल पड़े हैं, दोनों के दोनों। यही एक्चुअल में भी तुम अगर नोटिस करो तो एक्चुअल कोलिजन्स के अंदर भी यही होता है। अगर एक गाड़ी पीछे से आके दूसरी गाड़ी को टक्कर मारती है तो ये दोनों ड्रैग करके जाते हैं, ऐसे ही होता है, गाड़ी वाला बाइक वाले को टक्कर मारा, बाइक वाला साथ में ही रगड़ के जा रहा है उसके, यही होता है हमेशा। ये क्योंकि हमारे पास जो डे टू डे लाइफ के अंदर कोलिजन्स है वो क्या है, इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक में आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। तो एक बात बताओ, अगर ऐसा हो रहा है तो इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है, 0। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो थी पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है, 0। उसकी वजह से फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, 0। समझ में आई है, ई की वैल्यू ना 0 से कम हो सकती है ना 1 से ज्यादा हो सकती है। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है, यहां तक ठीक है। हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस के बाद अपना टॉपिक आता है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन बेसिकली एग्जैक्टली क्या है, जैसा हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या रेजिलियंस वाले केस में समझ रहे थे कि दो ऑब्जेक्ट अगर आके एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से आके कोलाइड कर रहे हैं, वो कोलाइड करने के लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या है भाई, जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहां पे एक काम करते हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं। लास्ट टाइम में हमने बहुत सारा, मतलब पिछले टॉपिक के साथ हमने बहुत सारे ये विजुलाइज किया है कि अगर पीछे से एक ऑब्जेक्ट आके इसको सामने वाले को टक्कर मारेगा तो ये हम क्या कह रहे हैं कि ये कोलिजन हो रहा है। अब देखो दो चीजें हैं, कोलिजन के टाइम पे दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, उससे पहले जो मोमेंटम था और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है। इसको हम बार बार विजुलाइज कर रहे हैं किस तरीके से, जो हमारे पास वेलोसिटीज की वैल्यू है उनके थ्रू। अगर हम टोटल मोमेंटम की बात करें, हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें और हम बात कर रहे हैं कि 100% इलास्टिक कोलिजन है, अगर 100% इलास्टिक कोलिजन है तो हमारे पास क्या होगा, अल्टीमेटली इलास्टिक कोलिजन के अंदर टोटल मोमेंटम, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये सब कंजर्व्ड रहेगा, रहेगा कि नहीं। यही इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन है। तो अपने पास यहां पर जो टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, टोटल एनर्जी सब कंजर्व्ड है। उसके अकॉर्डिंगली हम रिलेशन निकालने वाले हैं किसके बारे में, जो फाइनल वेलोसिटी आएगी। कंसेप्ट समझते हैं, बहुत सीधा सा है, जब से हम जो डिस्कस कर रहे हैं थ्रू आउट वही चल रहा है। एक ऑब्जेक्ट ए ऑफ मास m1 मूविंग विद द वेलोसिटी u1, दूसरा ऑब्जेक्ट
मास m2, ऑब्जेक्ट b मूविंग विद द वेलोसिटी u2। जो u1 है वो ग्रेटर देन u2 होगी तभी वो अप्रोच करके कोलाइड कर पाएंगे। ये है बिफोर कोलिजन। फिर आता है ड्यूरिंग कोलिजन, एक दूसरे के ऊपर जब वो पीछे से आके ऑब्जेक्ट ने टक्कर मारी तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक दूसरे पे ये कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, है ना। तो ये एक दूसरे पे जो म्यूचुअल फोर्सेस लगा रही हैं वो क्या होगा, एफ ए बी दैट इज फोर्स ऑन ए बाय बी, एफ बी ए दैट इज फोर्स ऑन बी बाय ए। किसी को इसमें परेशानी, सॉर्टेड है, सिंपल सी चीज है ये। अब यहां पर हमारे पास जब ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो उसके बाद ये अपनी अपनी इंडिविजुअल वेलोसिटी से मूव करने शुरू कर देंगे। इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। अगर ये मासेस अलग हैं तो ये हम लगातार विजुलाइज कर रहे हैं, लगातार उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर जो दो अलग अलग मासेस के ऑब्जेक्ट होंगे तो एज इट इज वेलोसिटी स्विच नहीं करती। ये हमने देखा था, अगर जो सेम मासेस हों, अगर मान लेते हैं एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, दो मारुति 800 है। मारुति 800 कौन सी गाड़ियां पता है सबको, इतना तो आइडिया है, दो मारुति 800। मैं ऐसा एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि दोनों हमें आइडेंटिकल सिमेट्रिकल मासेस वाले ऑब्जेक्ट कंसीडर करने हैं। एक गाड़ी जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, दूसरी गाड़ी आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। चलते 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 पीछे वाली गाड़ी ने आगे टक्कर मारा तो आगे वाली 60 हो गई, पीछे वाली 40 हो गई। सिंपल चीज है, क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल कार्स थी, आइडेंटिकल मास था, मान लेते हैं ड्राइवर भी एज इट इज सेम वेट के। लेकिन अगर वहां पर थोड़ा बदलाव कर देते हैं, आगे जा रही है मारुति 800, पीछे से आ गया स्कॉर्पियो वाला गुंडा, अब आएगा वो भाई साहब आगे टक्कर मारेगा, ठीक है, सॉरी जिसकी स्कॉर्पियो, सारे स्कॉर्पियो में गुंडे नहीं होते, लेकिन इस स्कॉर्पियो में हमारे पास गुंडा था। अरे बस 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 हो गया, मैंने तो पहले ही कह दिया भाई, माफी जिसके घर पे स्कॉर्पियो, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ हर स्कॉर्पियो में गुंडा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ये गुंडा स्कॉर्पियो में, डिफरेंस है। चलो, अरे अरे ठीक है, सुन लो। आप चुप नहीं बोल सकते सर, क्योंकि क्या चुप गया बस बस करेंगे। तो हमारे पास अगर मारुति 800 को स्कॉर्पियो वाला आके टक्कर मारेगा, अब मारुति 800 सेम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, जब मैं स्कॉर्पियो का एग्जांपल ले रहा हूं तो स्कॉर्पियो का वेट कंपैरेटिवली मारुति 800 से ज्यादा है, काफी ज्यादा है। तो वो अगर 60 की स्पीड पे आके 40 वाले को टक्कर मारेगा, मारुति 800 क्या अब 60 की स्पीड पे जाएगी? नहीं, वो थोड़ी ज्यादा तेज जाएगी। और जो हमारे पास स्कॉर्पियो है वो एग्जैक्टली 40 पे स्विच नहीं करेगी, वो भी 40 से थोड़ी ज्यादा तेज जा रही है। तो ये एक्स्ट्रा वेलोसिटीज क्यों आ रही है? क्योंकि यहां पर हम बात कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटीज की नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। जो हमने वो जितना भी एग्जांपल डिस्कस किया कि सर पे हथौड़ा मारने वाला था, वो सब केसेस में हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कि अगर एक की वेलोसिटी बहुत ज्यादा भी हो जाए, अगर मास हैवी होगा, अगर एक का मास बहुत ज्यादा है और वेलोसिटी कम है तो भी मोमेंटम ज्यादा हो सकता है। तो अल्टीमेटली अगर एक हैवी मास का ऑब्जेक्ट आके लाइट मास के ऑब्जेक्ट से कोलाइड करेगा तो वो अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है। एंड एज अ सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, दैट इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये पॉइंट ठीक है, इसी को अब हम यहां यूज करेंगे। पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2 एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1। ये अपने को पता है, ये हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और रेजिलियंस में भी सेम डिस्कस किया। लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन मास m1 वेलोसिटी u1, m1 u1 मास m2 वेलोसिटी u2, m2 u2 दोनों को प्लस कर देते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2। दिस इज द लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। After collision, same object with mass m1 moving with velocity v1. मोमेंटम कितना निकला? m1 v1, दूसरा ऑब्जेक्ट m2 v2। सॉर्टेड, दोनों को प्लस कर देते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2। किसी को इसमें दिक्कत है? बहुत सिंपल बात करी है अभी तक हमने, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। By the principle of conservation of linear momentum, the total momentum is conserved. That means total momentum after collision must be exactly equals to total momentum before collision। इक्वेट कर दिया मैंने। किसी को इसमें परेशानी आ रही है? अब जब मैंने इक्वेट किया, मैं देखो यहां कर क्या रहा हूं,
मैं फाइनल वेलोसिटीज वाले एक साइड कर देता हूं और इनिशियल वाले एक साइड रख लेता हूं। m2v2 माइनस m2u2, ये m2u2 को मैं उस साइड स्विच कर दूंगा तो प्लस का यहां जाके माइनस हुआ। m1u1 माइनस m1v1, नॉर्मल है, बेसिक मैथ से समझ में आ रहा है। मैंने v2 और u2 वाले एक तरफ कर दिए, v1 और u1 वाले एक तरफ कर दिए। m2 कॉमन लिया, क्या किया एक समझो एक बारी, मैं यहां लिख के कर रहा हूं, साथ के साथ कोशिश करो बच्चे लिखते चलेंगे, साथ के साथ रिपीट होता जाएगा। m1u1 प्लस m2u2 इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, m1v1 प्लस m2v2 फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सिंपल है, मैं एक काम करता हूं, u2 वाले एक साइड कर लेते हैं। m2u2 माइनस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 माइनस m1u1। m2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, u2 माइनस v2, और यहां m1 कॉमन लिया तो v1 माइनस u1। किसी को इसमें परेशानी है, सिंपल सी चीज करिए, यही यहां पे मैं तुम्हें बता रहा था। इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन 1। डन है बच्चा, सॉर्टेड है। अब यही चीज हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। ये किसके लिए था, मोमेंटम के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी में टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन क्या है, हाफ m1u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 का स्क्वायर। हाफ, अब 2 वाले फिर से एक साइड, हाफ m2u2 का स्क्वायर माइनस हाफ m2v2 का स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये 2 वाला इस साइड लेके आ गया और ये 1 वाला उस साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो हाफ m1v1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1u1 का स्क्वायर। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, मैं सबसे हाफ हाफ कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकता हूं। सबसे हाफ कॉमन लिया और काट दिया, यहां से m2 कॉमन लिया, क्या बचा, u2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, m1 कॉमन लिया, v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत है इसमें कि हाफ कैसे कैंसिल आउट हुआ, सॉर्टेड है। मास कॉमन लेने में कोई किसी को दिक्कत, सिंपल चीज थी ये। अब यहां पे मैं इसका नाम मान लो सेकंड रख लेता हूं। अब मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आपस में डिवाइड कर दूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आपस में सीधा सीधा डिवाइड कर दूं तो क्या होएगा, मासेस कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ वेलोसिटीज बचेंगे जिसका रिलेशन हमें निकालना है। तो लिखो जरा, मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूं, तो देखो m2 टाइम्स, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर खोल दूं बच्चा, u2 प्लस v2 u2 minus v2 whole divided by LHS of 2 LHS of 1 m2 times u2 minus v2 is equal to m1 v1 minus u1 v1 plus u1 whole divided by m1 times v1 minus u1। m1 से m1 कटा, v1 माइनस u1 कटा, m2 से m2 कटा, u2 माइनस v2 कट गया। तो क्या आ गया यहाँ पे, u2 प्लस v2 इज इक्वल टू v1 प्लस u1। सॉर्टेड है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखना यहां से, अगर मैं इनिशियल और फाइनल के बारे में बात करूं, देखो u1 को इधर लेके लिखूं, इस साइड शिफ्ट कर दूं मैं, तो क्या आएगा, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू v1 माइनस v2 बन रहा है। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, यही निकला अपना। अगर मैं इस वाली वैल्यू को उठा के उधर, दैट इज डिफरेंस इन द फाइनल वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस इन इनिशियल वेलोसिटीज, उसका रेशियो 1 बना कि नहीं, और जो कि क्या था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर होगा तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1। ये बात समझ में आई है। तो अगर तुम्हारे पास पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फॉर द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और रेजिलेंस इज यूनिटी, तो यहां तक डेरिवेशन करके छोड़ देनी। क्या आएगा क्वेश्चन,
पेपर में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस और रेस्टिट्यूशन एंड प्रूव दैट फॉर द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इट्स वैल्यू इज यूनिटी। तो कैसे करेंगे? ये जो हमने अभी तक किया है, सिर्फ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जीज को इक्वेट किया, दो इक्वेशन बनाई, डिवाइड किया और वहां से v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 को 1 के इक्वल प्रूफ किया और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। डन। ये तब है जब सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तक बात हो। लेकिन अगर वहां बोला जाए कि फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी, फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी जो हमारा पूरी डेरिवेशन एंड तक जाएगी, तो यहां से मैं अगर v2 या v1 की वैल्यू निकाल लूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से v2 की वैल्यू निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना, v2 की वैल्यू निकालता हूं और किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ये बात समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? यही जो इक्वेशन अभी हम बात कर रहे थे वहां पर मैं v2 की वैल्यू निकाल रहा हूं। ध्यान से साथ के साथ देखते चलना बच्चा। v2 की वैल्यू u1 माइनस u2 प्लस v1 बनेगा। v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, तो v1 को मैंने उधर भेजा तो ये हमारे पास बन गया, सॉर्टेड है। अब ये जो v2 की वैल्यू आई थी, हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाली इक्वेशन थी m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, वहां पर इस v2 की जगह पे हम ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सॉर्टेड है। मैंने क्या किया, जो हमने कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस वाली वैल्यू से v1 u1 v2 u2 इनको रिलेट कराया था। हाँ जी बताओ। यहाँ पे V2 लिखते हैं। देखो अगर मेरी बात समझो, अगर तुम्हें इसमें लगता है बेटा नेगेटिव कॉमन ले लो, किसी को अगर इसमें लग रहा है तो देखो इसको इधर ले आओ, ये पूरी टर्म उधर भेजो, तो क्या बन रहा है, v2 इज इक्वल टू v1 माइनस u2 माइनस u1, जो कि क्या बन रहा है v1 माइनस u2 प्लस u1। ध्यान से देखो सेम बन रहा है कि नहीं, यही बना ना, u1 माइनस u2 प्लस v1, u1 माइनस u2 प्लस v1। बेसिक मैथ से रीअरेंजमेंट और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो कोई रट्टा नहीं है कि ऐसा लिखना है वैसा लिखना है, वो अंत निष्कर्ष एक ही बात का चल रहा है। अब ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या चलेगा, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी m1 v1 प्लस m2 टाइम्स v2 की वैल्यू u1 माइनस u2 प्लस v1, सॉर्टेड है यहाँ तक। अब मेरा गोल क्या है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं जितना कर सकें और v1 वाली वैल्यूज को एक साइड ले आते हैं, क्योंकि मैंने देखो करा क्या, मेरी बात समझना, हम ये कर क्यों रहे हैं, ये गधा मजदूरी किस बात की, इतनी सारी कैलकुलेशन एंड ऑल। मैंने कहा सेम एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल, आगे जा रही थी मारुति की गाड़ी, पीछे से आ रहा था अपने स्कॉर्पियो वाली गाड़ी पे। स्कॉर्पियो वाली गाड़ी ने मारुति की गाड़ी को हिट किया, दोनों के मासेस पता है, मान लो अंदाजे के लिए ऐसे रैंडम बोल देते हैं कुछ भी कि 1000 kg, 1000 kg किसका मास मान लेते हैं, मारुति का, ठीक है। अरे रैंडम है बेचा, ऐसे आंखें बड़ी करने की जरूरत नहीं, जितना होगा जो होगा एक इजी फिगर लेके चलते हैं। और जो स्कॉर्पियो है वो मारुति 800 से ऑलमोस्ट डबल साइज की है, ऑलमोस्ट है, मान लेते कि उसका वेट डबल होगा तो उसका 2000 होगा, 5000, वो भाई सब ज्यादा जज्बाती हो रहे, इतना नहीं फर्क है, खैर मान लो, चलो वो भाई सब खुश रहेंगे, 5000 मानते हैं, ठीक है। 1000 और 5000 वैलिड है। अब मैंने कहा मारुति की गाड़ी जो जा रही थी वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही थी, स्कॉर्पियो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही थी। इनिशियल वेलोसिटीज हैं, मैंने कहा टक्कर लगने के बाद, अगर ये परफेक्टली इलास्टिक है तो टक्कर लगने के बाद कितनी कितनी वेलोसिटीज पे मूव करेंगे, हमारा ये कंसर्न है। तो अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए। ये बात समझ में, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है कि अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई स्कॉर्पियो आके मारुति 800 को टक्कर मारेगी जो पहले 40 की स्पीड पे चल रही थी, सिंस मास डिफरेंट है तो डिफरेंट तरीके के वेलोसिटीज के साथ वो मूव करेंगी फाइनली। उस वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकालें, उसके लिए हमें मेहनत करें। हम क्या निकाल रहे हैं, हम फाइनल वेलोसिटीज को निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मास एंड इनिशियल वेलोसिटीज। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो मैंने यहां से जो v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, ब्रैकेट ओपन करते हैं, m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1 लिख लिया, इस साइड m1 u1 प्लस m2 u2 सॉर्टेड था। अब मेरे पास जो v1 और v1 वाली वैल्यू है, इनसे मैं v1 कॉमन ले लूं। अगर मैं यहां से v1 को कॉमन ले लेता हूं इन दोनों इक्वेशन से, तो v1 टाइम्स m1 प्लस m2 बना, और इधर क्या है
M1U1 M2U2 और ये वैल्यू सारी हमने उधर स्विच करी तो M2U1 प्लस M2U2। बेसिक मैथ्स है, कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं लग रही है, कोई बहुत तगड़ी मैथ्स नहीं लगा रहे, बेसिक रीअरेंजमेंट, जहां पर V1 कॉमन आ सकता था निकाल लिया, बाकी सारा कुछ अपने राइट हैंड साइड भेज दिया। अब M1 प्लस M2 कॉमन आके आया था, डिवाइड कर दो, यही होता है, जो यहां मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आ गया, और ये जो आंसर निकला है दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट M1। देखिए इसकी आ गई है स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियो की वेलोसिटी कितनी आएगी, M1U1 माइनस M2U2 प्लस 2M2U2 ओवर M1 प्लस M2। समझ में आ गई बात। तो वेरिएबल सेपरेट मतलब अपना सीधा से न्यूमरेटर्स को सेपरेट करते हैं, जैसे M1 माइनस M2U1, हाँ जी, दूसरे ऑब्जेक्ट के अभी निकाल रहे हैं, अभी कौन सा हमने खत्म कर दी है, तो यहां से U1 कॉमन निकाला, M1 माइनस M2 और ये 2M2U2, तो M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2, 2M2U2 बाय M1 प्लस M2। किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ऊपर ऊपर से हो गया, लिख के करके दिखाने की जरूरत है, क्योंकि देखो मैं लिख के क्यों नहीं कर रहा, कोई इसमें कैलकुलस नहीं लगी है, बहुत बेसिक सी मैथ्स है, रीअरेंजमेंट है। कॉमनली अगर मैं छोटे शब्दों में बताऊं तो हमने क्या किया, हमने लीनियर मोमेंटम वाली इक्वेशंस, फिर काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस में से मास मास कॉमन लिए, दोनों को डिवाइड किया, वेलोसिटीज का रिलेशन निकाला, फाइनल वेलोसिटी को दूसरी फाइनल वेलोसिटी के रेफरेंस में लिखा, उसके रिस्पेक्ट में लिख लिया, और वहां से किसी एक इक्वेशन में V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि फिर सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बन गई, क्योंकि सिर्फ एक V1 वेरिएबल है, U1 U2 नोन वैल्यूज है, कांस्टेंट वैल्यूज है, तो उसको सॉल्व करके बस निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद वो बेसिक रीअरेंजमेंट थी। अब जो V2 की वैल्यू थी, भाई मारुति के स्पीड से गई थी, जब स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी तो मारुति गई थी V2 के साथ, V1 हमने निकाल लिया है, U1 U2 पता है, वैल्यू डाल देते हैं V1 वाली, ये वाली V1 वाली वैल्यू जब हमने यहां सब्स्टिट्यूट करी इस V1 वाली वैल्यू में, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, एलसीएम लो, सॉल्व करो, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आता है, दैट इज 2M1U1 ओवर M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1U2 ओवर M1 प्लस M2। तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए और तुम्हें डिराइव करना भी आना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आएगा तो तुम इतनी लंबी कैलकुलेशंस करने नहीं बैठोगे। वैसे तो देखो बहुत बड़ी आफत नहीं है कि तुम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के थ्रू रिलेट करा लो, लेकिन अल्टीमेटली हमें टाइम सेवर वाली स्टेप्स पे जाना चाहिए। और एक और डेरिवेशन में अगर मेन फाइनल रिजल्ट याद हो, बाय चांस किसी गलत स्टेप के कारण बीच में कोई मैथमेटिकल मिस्टेक की वजह से तुम मेन आंसर पे नहीं पहुंच रहे, तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ कहीं गलती हो गई है, कोई ग्लिच हो गया बीच में, तो उसको ढूंढ के वापस रेक्टिफाई कर सकते हो। तो फाइनल रिजल्ट याद रख लेना। ये क्लियर है बच्चा? क्वेश्चन समझ में आया है? अगर वहां पर बोला जाएगा कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, when the two objects are of different masses, they are moving with the certain velocities, find their final velocities after the collision, तो पूरी डेरिवेशन है। और अगर तुम्हें सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या रेजिलियंस प्रूफ करने के लिए आएगा तो सिर्फ यहां तक कर देना। सॉर्टेड है। ये हमारे पास था कोलिजन इन वन डायमेंशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अपने पास आता है पर्टिकुलर केसेस। पर्टिकुलर केसेस क्या, जहां से शुरू हुए थे, भाई दोनों मारुति अगर होंगी तो दोनों का मास सेम होगा, दोनों का मास सेम होगा तो देखो V2 और U1, V1 और U2 वेलोसिटी स्विच कर गई हैं। जो हमने अभी फॉर्मूलाज डिराइव करे हैं उसी के अंदर M2 माइनस M1 जहां भी है, जहां भी M1 माइनस M2 वो जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम मास है। जहां पर भी M1 माइनस M2 है या M2 माइनस M1 है वहां जीरो हो जाएगा सेम मासेस की वजह से। तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि वेलोसिटीज स्विच कर गई हैं। अगर दो मारुति 800 है, पीछे वाली 60 से आ रही है, आगे वाले 40 से जा रही है, टक्कर लगने के बाद आगे वाली 60 और पीछे वाली 40 पे हो जाएगी। When the body B is at rest, अब क्या बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास आगे वाली गाड़ी रेस्ट पे है तो पीछे वाली ने आगे टक्कर मारी, अगर आगे वाली गाड़ी रेस्ट पे थी तो U2 जीरो था, इनिशियली वो रेस्ट पे थी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो V1 क्या है, M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू U1, V2 निकलेगा 2M1U1 ओवर M1 प्लस M2। सॉर्टेड है। अगर सामने वाली गाड़ी रेस्ट, देखो कोई बहुत ज्यादा ऐसा तगड़ा मास इक्वल होंगे तो वैल्यू डाल देना भाई। अगर मासेस देखो, अगर इसी केस के अंदर हम बना ले कि मास इक्वल है, मास इक्वल है मतलब M2 माइनस M1 जीरो, ये वाला पार्ट खत्म, तो V1 क्या आ जाएगा, V1 क्या आ गया, जीरो, मतलब पीछे से मारुति ने आके टक्कर मारी
खुद रुक गई, आगे वाली चली गई। यही होगा ना, एग्जैक्टली वेलोसिटीज ट्रांसफर होनी है, वो तो कोई चक्कर नहीं है। पहले वाली रेस्ट पे थी, पीछे से आगे दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी, अब ये रेस्ट पे हो जाएगी, आगे चल पड़ेगी, वेलोसिटी स्विच हो जाएंगे अगर सेम मास होगा। अगर बी बहुत ज्यादा हैवी है, सेम एग्जैक्टली जैसे हमने कल बाइक बात करी थी कि मान लो अपने मतलब पिछले टॉपिक में बात करी थी कि अगर साइकिल वाला आके एक टक्कर मार देता है ट्रक को, तो क्या होगा। अब मास जो है ट्रक का वो बहुत बहुत ज्यादा है साइकिल से, और ट्रक रेस्ट पे है, तो क्या होगा, m2 माइनस m1 इज अप्रोक्सीमेटली m2, डिफरेंस नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट, m1 प्लस m2 भी ऑलमोस्ट m2 के बराबर। तो यहां पर v1 की वैल्यू जब हमने वही मेन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करी तो क्या निकल कर आई, नेगेटिव। दैट मींस जिस वेलोसिटी के साथ बाइक वाला आ रहा था उसी वेलोसिटी के साथ टक्कर मार के पीछे चला जाएगा। ये समझ में आई है। अगर मासेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, ये और हम बार बार विजुलाइज कर चुके हैं, सबको पता है ये वाला पार्ट, है ना, कि अगर बहुत हैवी मास है तो ऑब्जेक्ट आएगा, टकराएगा, टकरा के वापस चला जाएगा। क्लियर है। वेलोसिटीज क्या थी, ट्रक रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहेगा, लेकिन जो बाइक वाला वो टक्कर मारेगा और पीछे को कूद के गिरेगा। डन। व्हेन, जिससे अगर वो इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी लॉस नहीं है, तो जिससे आया तो उसे चलता जाएगा। क्लियर है। अब है व्हेन द बॉडी बी एट रेस्ट ऑफ नेग्लिजिबल मास। अब हाँ जी, ये वाला केस कब आएगा? गाड़ी ड्रैग करके लेके जाएगा जब इलास्टिक कोलिजन होगा, या इनइलास्टिक कोलिजन होगा, या ऐसा केस जहां पर, वैसे तो देखो इनइलास्टिक में ही होगा, इलास्टिक कोलिजन में कभी ऐसा नहीं होगा कि पीछे से गाड़ी आई और ड्रैग करके ले जाए। ये याद करो। देखो अब मेरी बात सुनो, एक बार इसको हम विजुलाइज करते हैं फिर से। हमने जितने भी केसेस अभी तक डिस्कस किए हैं, देखो जरा यहां पर कोलिजन्स पे एक मिनट देखना, जितने भी तुम ये बात करो ये ऑलरेडी हम विजुलाइज कर चुके हैं। वैसे तो केसेस समझो। पहला, यहां पर हम क्या लेके चल रहे हैं कि 100% इलास्टिक है। अब मैं मासेस को चेंज कर रहा हूं। सेकंड वाले का जो मास है वो बहुत हैवी रखते हैं, मैक्सिमम 3 kg रख लेते हैं, चलो अभी के लिए यहाँ पे, ठीक है। और जो पहले वाला है उसका मास रख लेते हैं 0.000, इतना ही, लीस्ट इतना ही जा सकता है भाई, इससे नीचे जा नहीं रहा है, तो 0.01 रख लेते हैं। ये लीस्ट वैल्यू है जो इसके अंदर हम डाल सकते हैं। ये 0.1 इतनी भी नहीं बोल रहा अब तो, ये फिर 0.1 ही है लास्ट ऑप्शन अपने पास, 0.1, ठीक है। हमारे पास ये है फिलहाल, इसके अंदर मतलब इतने ही ऑप्शन है हमारे पास कि मासेस का डिफरेंस इतना ही हो सकता है। 3 और 0.1 फिर भी बहुत ठीक ठाक है। अब देखो एक बार यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को हम ले आते हैं रेस्ट पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितने पे है बच्चा, मोमेंटम पे ध्यान देना, चेंज इन मोमेंटम पे ध्यान दे लेना, वैल्यूज पे ध्यान देते हैं। अब देखो, अब पीछे से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उस पे ध्यान दो, टकराया और टकरा के पीछे चला गया कि नहीं। हाँ जी, स्पीड कम कर देते हैं, ये देखो जरा, वो आएगा। अब देखना कितने के साथ आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड के साथ, ये टकराएगा और 0.92, क्यों, ये इनफाइनाइट मास का नहीं था। अगर मान लो 0.1 के कंपैरेटिवली मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैवी मास रख लेता तो वो इनफाइनाइट मास के हिसाब से वो सिर्फ बाउंस बैक का केस आता। ये बात समझ में आई। हमारे पास लिमिटेशन है ना इसके अंदर कि हम मास को 3 kg से ज्यादा कर ही नहीं सकते थे। ये क्लियर है। हाँ, वेलोसिटी में चेंज आता ही नहीं, वो बिल्कुल स्टेशनरी रहता। ये बात ठीक। अब इसी केस को अब समझना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मासेस को थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। ये देखो पीछे से जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आके टक्कर मार रहा है उसको रख लेते हैं 1 kg का, और जो सामने ऑब्जेक्ट है इसको हम रख लेते हैं 0.5 का, ठीक है। ये 0.5, ये 48 जितना भी हो रहा है, 59 जितना भी रह गया, ठीक है। अब पीछे से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो आके टक्कर मारेगा, बिल्कुल ठीक है। ये देखो जरा, ये और सामने वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा कम स्पीड से चला देते हैं या रेस्ट पे रखते हैं, ऑलमोस्ट जितना भी रखना है हमें, ठीक है। अब एक तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, पीछे से ऑब्जेक्ट आके टक्कर मारेगा, ये आगे दूर तेज चला जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस इलास्टिक कोलिजन को इन इलास्टिक कर दूं, इन इलास्टिक कोलिजन कर दूं, अब देखना क्या होगा। अभी पहले इन इलास्टिक के लिए देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये ड्रैग करके ले जाएगा, लेकिन यही चीज अगर प्योरली इलास्टिक होगा तो क्या आएगा वो इसे टक्कर मारेगा। ये तो सेम अपना मारुति और स्कॉर्पियो वाला केस बन रहा है कि नहीं, ठीक है। समझ में आई ये बात,
क्लियर है? तो जो पीछे से ड्रैग किस में होगा? इन इलास्टिक कोलिजन में। तो गाड़ी के टक्कर इन इलास्टिक है, लेकिन हम मास कम पहुंचाने के साथ क्या होगा? किसका किसका जैसे वो रेड जो हमारे पास, एक बात देखो, ग्रीन या रेड में से कौन सा? वाला हाँ उसका मास जैसे 0.8 ठीक है, तो उसका 5 3, हाँ ठीक है। तो भी ड्रैग करके इन इलास्टिक में नहीं। देखो अब ये पॉइंट बहुत ठीक रखा है इसने कि अगर मैं ये कर लेता हूं ऐसा और इलास्टिक की जगह इन इलास्टिक कोलिजन करते हैं, यही बोल रहा था, है ना? क्या अब ये छोटा मास भी इसे ड्रैग करके लेके जाएगा? क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक में तो ड्रैग करके जा रहा था, अगर हैवी होता तो। अब देखते हैं, देखो क्या होगा, दोनों के दोनों फिर सेम चिपक गए। जब भी 100% क्या, हाँ दोनों मूव कर रहे हैं बच्चा। अगर 100% इन इलास्टिक कोलिजन है, मतलब एग्जैक्टली कैसा हुआ कि जैसे मान लेते हैं एक बाइक वाला है, यहां पे अब स्कॉर्पियो खड़ी है, हैंड ब्रेक नहीं लगाए हुए। हैंड ब्रेक ना लगने का मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। पीछे से बाइक वाला आया, उसने आके टक्कर मारी, और मान लेते हैं कि उसने इस तरीके से अपने आप को बाइक के साथ बांधा हुआ है कि वो कूद के नहीं गिर रहा है, वरना तो वो कूद के गिरेगा, बट ठीक ठाक स्पीड पे मारी, इतनी तेज नहीं है कि कूद के गिरे। तो क्या होगा, बाइक साथ में स्कॉर्पियो को ड्रैग करके लेके जाएगी आगे। वो तो गिरेगा, वो हमें पता है कि वो गिर जाता, अगर ना गिरे तो 4 टायरों वाली बाइक है, ठीक है, चौड़ी सी बाइक है, गाड़ी रख लेते हैं, चलो सीधा मारुति रख लेते हैं फिर से। हाँ नैनो रख लो, मारुति 800 रख लो, दोनों का वेट सेम होगा। हाँ कोई भी लगा लो यार, सिंपल मुद्दे पे रहो ना, गाड़ियों के मॉडल पे क्यों जा रहे हैं। कहानी कहाँ आ रही है हमारे पास कि भाई हमारे पास कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें बंदा मैं गिरा नहीं रहा। बाइक से गाड़ी पे आने का बस लॉजिक यही है कि बाइक को हम इमेजिन कर रहे हैं तो ये लग रहा है कि टक्कर लग के गिर तो गया, तो नॉर्मल एक गाड़ी है जो गिरेगी नहीं। अब उसने टक्कर मारी, सामने बहुत हैवी गाड़ी है, बहुत हैवी, ठीक है, लेकिन इतनी हैवी नहीं कि मूव ही ना हो, ट्रक नहीं है, क्योंकि इतना मेजर डिफरेंस होगा तो फिर तो बाउंस बैक हो जाएगा। तो मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस भी है लेकिन एक्सेप्शनली इनफाइनाइट वाला नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट वाले केस में क्या होगा, इनफाइनाइट वाले केस में अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे मान लो, मैं कहूं एक बिल्डिंग है और कोई ऑब्जेक्ट आके बिल्डिंग को टक्कर मारे, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बाउंस बैक करेगा? नहीं करेगा। क्यों? अगर एक बहुत बड़ी गाड़ी है तो आके वो ऑब्जेक्ट बिल्डिंग को तोड़ के अंदर घुस जाती है, घुसी ना उस केस में, और बिल्डिंग मूवेबल होती तो हो जाती मूव। तो इसीलिए हम क्या मान के चल रहे हैं कि अगर मासेस का डिफरेंस ज्यादा है, इनफाइनाइट नहीं है, तो उस डिफरेंस के हिसाब से पीछे से लाइटर ऑब्जेक्ट आके जब हिट करेगा तो वो साथ में हैवी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके जाएगा, जैसा हमने अभी देखा था। क्लियर है? ये सारे केसेस क्लियर हैं, ठीक है। बाकी यही अगर तुम मैथमेटिकली सिर्फ फॉर्मुलाज में वैल्यू डाल के देखोगे तो सीधा समझ में आएगा। व्हेन अ हेवी projectile body A undergoes an elastic collision with a lighter target body B at rest, the body A keeps on moving with the same velocity of its own and the body B starts moving with the double of its initial velocity of A। ये ठीक है? ये हमारे पास क्या है, when body B at rest of negligible mass। मतलब अब क्या हम बात कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली हमने बात करी, एक ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन के ही ट्रैक पे पता नहीं कहीं से एक बाइक वाला आ रहा है, उसने ट्रेन को टक्कर मारी, क्या हुआ, अब बाइक वाला कूदी मार के पीछे उल्टा जाएगा। अगर इलास्टिक कोलिजन है, गाड़ी जो अपनी ट्रेन है उसको नहीं फर्क पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो मासेस का डिफरेंस इनफाइनाइट बताना, इसलिए मैंने ट्रेन लिया। समझ में आई है? ठीक है, सॉर्टेड है बच्चा ये। चलो इसके बाद आता है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। देखो बच्चा, इन इलास्टिक का मतलब अपने को समझ में आ गया था। इन इलास्टिक का मतलब वहां पे क्या है हमारे पास, इन इलास्टिक कोलिजन ऑब्जेक्ट कोलाइड इन्वॉल्विंग सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो डे टू डे लाइफ में हो रहा है। जो हमारे पास जो कोलिजन्स हैं वो एक्चुअल में इन इलास्टिक कोलिजन्स है। मोमेंटम कंजर्व्ड है बट टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। सेम कहानी, यहां से ऑब्जेक्ट m1 मूविंग विद द वेलोसिटी u1, m2 मूविंग विद वेलोसिटी u2, after during collision force exert kari, after collision they are moving with the velocities v1 and v2। sorted। in elastic collision object collide involving some loss of kinetic energy but momentum remains same। तो total momentum before collision m1 u1 plus m2 u2, total momentum after collision m1 v1 plus m2 v2। done। perfectly inelastic collision अगर होगा तो हमने क्या देखा है, दोनों ऑब्जेक्ट चिपक के चलेंगे, ड्रैग करके ले जाएगा।
तो u1 इज ग्रेटर देन u2, यहां से टक्कर मारेगा एंड दे विल स्टार्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू v हो गया। फाइनल मोमेंटम यही हुआ, दोनों का मास सेम हो गया, वेलोसिटी एक कॉमन वेलोसिटी, मतलब सेम इन द सेंस चिपक गए तो एक सिंगल मास की तरह काम करते हैं m1 प्लस m2, और वेलोसिटी आ गई v। सॉर्टेड है। तो यहां से मैं v की वैल्यू निकाल सकता हूं। डन। उसको हम क्या कहेंगे, v को कॉमन वेलोसिटी। अगर u2 रेस्ट पे था, मतलब आगे वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो u2 की वैल्यू 0 डाल दो, v कितना है m1 u1 बाय m1 प्लस m2 विच इज लेस देन 1। ठीक है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दिस कोलिजन, लॉस क्या हो गई, देखो इनिशियली E1 क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और फाइनल कितना है, ये इसी केस के लिए ले रहे हैं जब एक ऑब्जेक्ट आगे वाला रेस्ट पे था। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ पहले ऑब्जेक्ट की एनर्जी के बराबर थी। जब पीछे से आके ऑब्जेक्ट ने टक्कर मारा, ड्रैग करके गए, तो कॉमन वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे थे, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर बना। लॉस कितना आएगा, फाइनल और इनिशियल को माइनस करके देख लेते हैं, यही होगा ना। हमने क्या किया, इसको और इसको अगर मैं माइनस करूं, देखो पहले तो मैंने क्या किया, जो वेलोसिटी की वैल्यू थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी, ये वाली है ना, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था m1 u1 ओवर m1 प्लस m2, ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर में। क्लियर है बच्चा, समझ में आ रहा है सबको, आदि पक्का। चलो अब इसको अगर मैं यहां से स्क्वायर को काटा, सिंप्लीफाई किया, इस फॉर्म में आ गया। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी E1 माइनस E2, माइनस किया, सॉल्व किया, पॉजिटिव आया, मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, टक्कर लगने के बाद वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो गई है, तभी तो डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है। इनिशियल माइनस फाइनल किया तो इनिशियल ज्यादा होगी, फाइनल कम होगी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ है, वही साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी वगैरह में जो कन्वर्जन हुआ होगा। ऐसा कैसे इनफिनाइट मास है और कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है फुली इलास्टिक, ठीक है। तो पोलैरिटी नहीं है। ऐसा अगर हो, पहली बात तो देखो क्या ये पॉसिबल है। इसने कहा कि अगर यहाँ पे दीवार है, इनफाइनाइट मास मान लेते हैं दीवार को, फिलहाल ये मूव नहीं करेगी, और मेरे पास एक सिंपल सा ये अपना कपड़ा है, मान लो मेरे पास कपड़ा है। क्यों मैं कपड़ा क्यों ले रहा हूँ, बॉल वगैरह फिर भी थोड़ी हैवी है, ये कपड़ा तो बहुत हल्का है, मैं पेपर बॉल बना लूं और मैं इसको जोर से मारूं, अगर मैं इसे जोर से मारूं तो क्लोथ है, तो अगर मैं क्लोथ की जगह कोई और ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, मान लो मैंने किसी एक और चीज को फेंक के मारा, पेन मारूं, ठीक है, टूट जाएगा, नहीं टूटेगा ये। तो मालिक क्या मारूं, आप बताओ ना, फिर क्या मारे, बच्चा कैसे मार दूं मैं फेंक के, इनइलास्टिक, क्या क्ले मार दूं, क्ले 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 डिफॉर्म हो जाएगी। सुनो, अच्छा ये बात समझ में आई है तुम्हें, लेकिन हाँ, इसने क्वेश्चन क्या बोला, एक इनफाइनाइट मास है, दीवार है, इस पे अगर, सुनो तो बेटा, इनफाइनाइट मास का एक ऑब्जेक्ट है, उस पे अगर एक लाइटर मास का ऑब्जेक्ट आके लगेगा इन इलास्टिक कोलिजन में, ये रेस्ट पे है, तो क्या ये बोल रहा है, क्या अब ये लगने के बाद दोनों रेस्ट पे हो सकते हैं। इसका एक काम करते हैं, फिर से एक सड़ा सा एग्जांपल बनाते हैं, मान लेते हैं सिंपल एक फाइट करते हैं अपनी थैनोस भाई साहब के साथ में स्पाइडरमैन के। कारण क्यों, देखो थैनोस भाई साहब बहुत बड़े, स्पाइडरमैन बहुत छोटा है, ठीक है, थैनोस के साथ हल्की लड़ाई में भी पीट दिया था, तो पता चल रहा है वो स्ट्रांग बहुत था। अब उसने उठा के स्पाइडरमैन को उठा के मारा दीवार पे धड़, क्या स्पाइडरमैन बाउंस बैक करा, कहीं पे भी नहीं हुआ था, हर केस में दीवार टूटी थी, दीवार मजबूत है, अंबुजा सीमेंट, नहीं टूटी। अब क्या होगा, अगर नहीं टूटी तो जो बंदा मारे वो टूट गया। जो हमने इतनी एनर्जी दी है, ये कह रहा है कि नहीं दोनों रेस्ट पे आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है बेटा। अगर मैं एक बहुत हाई वेलोसिटी के साथ एक ऑब्जेक्ट को दीवार पे फेंक के मारूं, और हम कह रहे हैं कि वो रेस्ट पे है, सिंस दीवार बहुत हैवी है, बहुत बिल्कुल रेस्ट पे और बहुत स्ट्रांग है कि वो टूटेगी नहीं, ऑब्जेक्ट भी इतना ही स्ट्रांग है कि वो टूटेगा नहीं, तो जो मैंने काइनेटिक एनर्जी दी है वो गई कहां, मोमेंटम तो कंजर्व था, मोमेंटम कहां गया। तो मैंडेटरी है कि वो बाउंस बैक करे, और अगर वो बाउंस बैक नहीं कर रहा तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ कोई साउंड, लाइट, कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए कि वो सारी एनर्जी किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो, जो कि बहुत मुश्किल है। बिल्डिंग से बाइक टूट गई, हाँ वही, टूट की क्यों टूटी, क्योंकि वो डिफॉर्म हो गई ना, वर्क डन हो गया उस पे, समझ रहे हो, उस पे वर्क डन हो गया। तो देखो एनर्जी वेस्ट तो होगी नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम ने यही कहा था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू वर्क डन। अब अगर हमारे पास ब्रेकेबल चीज है तो वो टूट जाएगी, क्ले फेंक के मारूंगा चपटी हो जाएगी बिल्कुल, है ना, फ्लैट हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि वो डिफॉर्म हो गई है। वही एग्जैक्टली जो हम स्पाइडरमैन का एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर फेंक के मारो उसका सर फूट गया बेचारे, क्यों फूटा,
क्योंकि वो बाउंस बैक नहीं करा, पर फिर भी टक्कर लग के तो बाउंस बैक भी होएगा। हाँ। कोई गाड़ी है, ठंडी गाड़ी है, स्लो चला रहे हैं और बिल्डिंग से हमने टच कर दी तो उसको एक्सेलरेट करेंगे तो जाएगी, तो नहीं आएगी। अरे मालिक एक्सेलरेट कर रहा, देख अब क्या कर रहे हो तुम। हम क्या कह रहे हैं, चाचा की मूछें होती तो क्या होती, चाचे की मूछें होती तो क्या होती, भाई सारा कुछ बदल जाएगा। पता है ये हम कंडीशन बदले जा रही है, ये नहीं पता। अरे सिद्धू भाई साहब उन्होंने क्या कहा, चाची की मूछें होती तो क्या होती, चाची चाचा होती। क्वेश्चन ही बदले जा रहा है, खुद ही दीवार के टक्कर मार के अब कह रहा है मैं एक्सेलरेट करूंगा। ऐसा नहीं है ना, एक चीज पे रहते हैं, या तो कोलिजन समझते हैं या एक्सेलरेशन समझते हैं, या टक्कर लग के बाइक को तोड़ देते हैं वहां खत्म करते हैं। हाँ जी क्या ट्रिमेंडस है, बहुत ज्यादा। हाँ जी ओके मालिक गलती। हाँ जी बोलो। इससे गाड़ी आ रही कम स्पीड है 5 किलो। अरे यार एक काम करते हैं, सुनो तो, ये सारे जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो, भगवान का दिया हुआ दिमाग, नीचे दी हुई जुबान, जुबान को बंद करके हाथ भी है, उसमें फॉर्मूला में वैल्यू डाल सकते हैं, हमें पता चल सकता है, हम डाल नहीं रहे हैं, है ना, फैक्ट है। अरे नहीं पता है, सिंपल चीजें, प्रैक्टिकल देखने में मजा आता है भाई, फिर हम बात ही कर रहे हैं, आउटपुट नहीं निकाल रहे। मेरी बात तो सुनो, इनके अंदर वैल्यू डालनी है, कहता नहीं अकड़ बकड़ में खेल के देखते हैं, फिर टक्कर लगने के बाद करेंगे, और ये डिस्कशन कंटिन्यू रख लेंगे। एक बार टॉपिक खत्म कर लेते हैं, थोड़ा सा रह गया देखो जरा, उसके बाद आगे कंटिन्यू कर लेंगे, कोई ना। अभी सुनो, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, बच्चे एक बार ध्यान दो, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस और ओब्लीक कोलिजन, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या। अब हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमने जितनी भी बात करी, मैंने क्या बोला, पीछे से गाड़ी आई, आगे चलती हुई गाड़ी को टक्कर मारी, और दोनों फिर भी स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्यों, हमें कैरम बोर्ड खेलना आता है, कैरम बोर्ड पे हम किसी एंगल पे मारते हैं, पता है, अगर हम स्ट्राइकर से हिट करते हैं तो जरूरी थोड़ी है हर बार दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन में ही जाएं। अगर किसी को ढंग से खेलना आता है तो हम किसी एंगल पे शॉट मार के गीटी को डाल देते हैं कि नहीं। ऐसा ही होता है कि अगर हमारे पास यहां एक गीटी है, मैं स्ट्राइकर से हिट करूं इस जगह पे, तो यहां से हिट होने की वजह से ये इधर जाएगा और ये स्ट्राइकर इधर जाता है कि नहीं, ऐसे ही जाते हैं, है ना, पता है सबको, ये कैरम बोर्ड में नहीं जाते। अरे खेला करो गरीब, कैसे खेलते हो मालिक, ये कैसे खेलते हैं बिल्कुल भाई साहब, फिर आप ठीक नहीं खेल रहे हैं। ये गरीब फोन पे खेलते हैं, वो लाइनें ड्रॉ होके फिर ऐसे करके। सुन, अगर तू फोन पे भी खेलेगा, अभी होगा पक्का तेरे फोन में, ट्राई करना, अगर तुम यहां से, समझना जरा मेरी बात सुन, पहली बात तो तुम ना कंसेप्ट को समझते हुए जो एक्चुअल गिवन कंडीशन है ना उस पे ध्यान दो। मैं स्ट्रेट लाइन में आके हिट नहीं कर रहा हूं, ये क्या है मेरे पास, समझना, ओब्लीक कोलिजन में क्या है, यहां हमारे पास क्या रखी हुई है, वो गीटी जिसको मुझे मान लेते हैं इस लाइन पे यहां पे डालना है, ऐसा, ठीक है, ये ज्यादा बड़ा हो गया, चीटिंग हो गई, चलो ठीक है, यहां पे हमें डालना है। अब मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं यहां पे रख के मारूं और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, अगर मैं बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हिट करूंगा तो क्या होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, 1 डायमेंशन बन गया, ये तो 1 डायमेंशन गई, समझ रहे हो। अगर मैं यहां से सीधा हिट करूंगा तो ये गीटी जाएगी और साथ में हमारा स्ट्राइकर भी उसे ड्रैग करके लेके जाएगा, क्योंकि स्ट्राइकर का वेट गीटी से ज्यादा है। ये तो सेम इन इलास्टिक कोलिजन मोशन इन 1 डायमेंशन वाला हुआ जो हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन अब इस पाथ को ब्लॉक कर लेते हैं, भाई यहाँ पे जगह ही नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दूसरी गीटियां वगैरह रखी हुई हैं, नहीं तुम मार सकते, खत्म। तो अब मुझे अपने स्ट्राइकर को यहां से उस पर हिट करना है। मैं कहाँ करूंगा, इस तरीके से कि वो किसी सर्टेन एंगल पे आके लगे। अगर वो एंगल पे लगेगा तो ये जो गीटी है वो जाएगी उधर और जो स्ट्राइकर है वो जाएगा उधर, और इसमें चांसेस होते हैं फाउल हो जाता है, ठीक है, ओके। तो ये ओब्लीक कोलिजन कहते हैं इसे। यहां पर हमारे पास क्या है, देखो जरा, ये पता चला है बच्चे, बिल्कुल हेड ऑन नहीं है, बिल्कुल सेम स्ट्रेट कोलिजन नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन, बेसिकली कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ध्यान से देखते हैं, इसमें देखो, ठीक है, ये हमारे पास है 2 डायमेंशन वाले कोलिजन्स में। अगर हम देखें तो एक काम करते हैं, यहां देखो, अभी रुक जाओ भाई, ये देखो यहां पर ऐसा है, और ये इसको ऑब्जेक्ट को अभी हम रेस्ट पे ले आते हैं। हाँ, मास डिफरेंट रहने दो, सेम रहने दो, तो क्या ही है, लोग बल्कि स्ट्राइकर का मास थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। हाँ मालिक, थोड़ा सा कर दिया ज्यादा, ठीक है, मैं किसी एंगल पे हिट कर रहा हूँ, वो क्लियर है, ठीक है ना, वो हमें पता चल रहा है कि किसी एंगल पे हिट करना है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लेके चलते हैं, अभी मोमेंटम देख लेते हैं, चलो
अब देखना जरा, अब यहां पर जब वो टकराए, दिखा वो एक इधर आया और एक उधर गया। अरे ये तो ज्यादा जज्बाती हो गई, कोई नहीं, ये पॉइंट समझ में आया, लेकिन क्लियर है? ठीक है, ये हमारे पास क्या है बच्चा, जिस टाइम पे हमारे पास क्या है, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, जिसको हम ओब्लिक कोलिजन भी कहते हैं। यहां से ऑब्जेक्ट आएगा, टक्कर मारेगा रेस्ट वाले को, और दोनों अलग अलग एंगल पे मूव करेंगे। अब देखना जरा यहाँ पे, u1 ऑब्वियस है ग्रेटर देन u2 रहेगा। आफ्टर कोलिजन लेट a comes with the moves with the velocity v1 making an angle theta with x axis। ध्यान से देखना, समझना इसमें पहले, हमारे पास जो ये a ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास जो a ऑब्जेक्ट है, ये मूव करा यहां पे आते हुए, और ये मूव करते हुए किस पे जा रहा है, यहां से जाके इधर, ठीक है, स्ट्राइकर था जो वो उधर चला गया, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। और जिस ऑब्जेक्ट से टकराया, ये वाला जो ऑब्जेक्ट था वो गया यहां पे, कितने एंगल पे, फाई एंगल पे। ये क्लियर है? एंगल्स का कंसेप्ट क्लियर है? अब एक बात बताओ बेटा, जब ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ आ रहा था, उसके बाद ये v1 वेलोसिटी से गया, इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे। जब भी एंगल पे आएगा तो एक आया v1 cos थीटा, और एक इधर को आया होगा v1 sin थीटा। ऐसे ही जो ये v2 है, इसके भी दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, v2 cos फाई और v1 sin फाई। होंगे कि नहीं? ये सही है, क्लियर है? तो हमारे पास एंगल जो थीटा है और फाई है, थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग, फाई एंगल ऑफ रिकॉइल। v2 cos phi v1 cos theta equal जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ये, क्योंकि एंगल्स अलग हैं, हमें क्या पता सेम होंगे, है ना, मासेस हैं, वेलोसिटीज हैं, कुछ डिफरेंस आना चाहिए। तो एक बात देखो पहले, थीटा क्या है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, इस शब्द पे ध्यान देना बेटा। थीटा वो एंगल है जिससे स्ट्राइकर आके लगा था, फाई वो एंगल है जिससे हमारी गीटी डिफ्लेक्ट हुई थी, तो वो है एंगल ऑफ रिकॉइल, और थीटा इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ये सॉर्टेड है ना, क्लियर है ये वाला पॉइंट। मास सेम होगा तो दोनों अलग तरीके से मूव करेंगे, वो फिर वही कहानी है। अभी जो थोड़ी देर पहले एक रूट सा ज्ञान दिया था मैंने, मासेस होंगे, जो फॉर्मूला होगा उसमें वैल्यू डाल के देख लेंगे। अभी आने दो टॉपिक में, है ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्लियरली दिखेगा सामने से। देखो जरा, हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, आफ्टर एंड बिफोर। अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड दोनों को इक्वेट करें, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। हाफ हाफ काटे, सीधा सा हमारे पास ये मासेस का रिलेशन आया। एज द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड देयरफॉर अलोंग x एक्सिस टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब x एक्सिस के अलोंग ध्यान दो, सिर्फ y के अलोंग तो पहले मोमेंटम था ही नहीं, जो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सामने ही तो थे, ये ऑब्जेक्ट सीधा ही तो आ रहा था, बस वो तो टकराया किसी एंगल पे, तो ओब्लिक कोलिजन की वजह से इधर उधर गए। y एक्सिस के अलोंग कोई मोमेंटम नहीं था, सिर्फ x एक्सिस पे पहले ध्यान देना। x एक्सिस पे मोमेंटम फाइनल कितना था, m1 v1 cos थीटा m2 v2 cos फाई, बना कि नहीं, m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई, डन है। ये दोनों वेलोसिटीज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, उनको ऐड किया, और इनिशियली क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2। अलोंग x एक्सिस ये था, अलोंग y एक्सिस इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0, और फाइनल मोमेंटम है m1 v1 sin थीटा, क्योंकि ऊपर की साइड था, माइनस m2 v2 sin फाई। ये समझ में आया है आदि भाई साहब? पक्का सबको क्लियर है ना? हाँ ना, एग्जैक्टली बताओ, सबको समझ में आ रहा है उदय भाई साहब? चलो ये ठीक है। तो हमारे पास m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin फाई इक्वल्स टू 0। When the two particles of same mass undergoes perfectly elastic collision in two dimension, जो भाई साहब ने अभी पूछा था, तो क्या होगा, m1 और m2 की वैल्यू सेम पुट कर देंगे, तो हमारे पास थीटा प्लस फाई हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री। ये रिलेशन है। अगर इक्वल मासेस के ऑब्जेक्ट होंगे और वो ओब्लिकली कोलाइड करेंगे, तो वहां पर थीटा प्लस फाई हमेशा 90 डिग्री हो जाता है। क्लियर है? इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर थ्योरेटिकली खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, डाउट्स डिस्कस करेंगे, और हर बच्चा ये न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करके आएगा और सारी डेरिवेशंस और टॉपिक वापस से रिपीट करके आएगा। डन।